आज हम लोग पढ़ेंगे द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। इसके पहले हमारा जो टॉपिक था द फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट, ये हम लोग जान चुके थे पूरी तरीके से, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। देखिए इस टॉपिक में क्या है, एक मिनट। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर ट्रेड को लेकर क्या क्या लोगों के सामने समस्याएं आ रहे थे, है ना। आखिर हालांकि वैसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम था जो कि ट्रेड करते थे, मतलब कि कुछ खरीदना कुछ बेचना, ऐसे लोगों के साथ क्या समस्या था, उन लोगों के साथ अंग्रेजों ने क्या किया, इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वेयर came into the forest to buy forest produce, offered cash loans and asked tribal groups to work for wages। देखिए मतलब कि 19th सेंचुरी तक ट्रेडर्स और बड़े बड़े मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स का मतलब वो लोग जो कि बड़े लेवल पे किसी चीज को खरीदते हैं और जाके मार्केट में उसको बेच देते हैं, और बेचते हैं किस दाम पे है, थोड़ा सा ज्यादा दाम पे, ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग और बड़े बड़े मनी लैंडर लोग भी, मनी लैंडर वो लोग जो कि पैसे उधार पे देते हैं लेकिन इंटरेस्ट के तौर पे वो पैसे लेते हैं ठीक है। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स और बड़े बड़े मनी लैंडर्स लोग 19th सेंचुरी तक एकदम पूरी तरीके से वो जंगलों में जाते थे आदिवासी लोगों के पास, है ना। और जो ट्रेडर लोग थे वो लोग उनसे जंगल के चीज़ों को खरीद लेते थे। जैसे मान लीजिए कि आदिवासी लोगों ने फल इकट्ठा किया जंगल से तोड़ के, ठीक है, वहां पे ट्रेडर लोग गया, सस्ते दामों में उसके फल को खरीद लिया। तो ये लोग उस समय पे करते थे ये काम, ये सब आराम से उस समय पे चल रहा था। और मनी लेंडर लोग भी जंगलों में जाते थे, आदिवासी लोगों के साथ मिलते थे, उनको ये कहते थे कि भाई कोई पैसा वैसा का जरूरत होगा तो हमको बोलना, हम तुमको पैसा देंगे, लेकिन बदला में क्या करेंगे, कुछ इंटरेस्ट ले लेंगे तुमसे, दिए हैं 100 रुपया तो बदले में 120 रुपया ले लेंगे, इस प्रकार का, ठीक है। तो चाहे मनी लेंडर हो चाहे ट्रेडर्स हो, 19th सेंचुरी तक वो आराम से जंगलों में जाते थे, आदिवासी लोगों के साथ मिलते थे, उनको उधार पे पैसे दे देते थे, उनसे सामान खरीद लेते थे, ये सब चीज आराम से एकदम चलते रहता था। और साथ ही साथ एंड आस्क्ड ट्राइबल ग्रुप्स टू वर्क फॉर वेजेज, साथ ही साथ वो लोग कहते थे आदिवासी लोगों को जाके जंगलों में कि भाई चलो हमारे लिए तुम काम करो, बदले में हम तुमको कुछ पैसा देंगे, ठीक है। तो ये लोग राजी भी कभी कभी हो जाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सिल्क वॉज इन ग्रेट डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स, और उसी समय का ये बात है, 19th सेंचुरी का ही बात है, उस समय पे हमारे भारत में अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था, ठीक है, उसी समय का बात है। और आपको मालूम है कि हमारे भारत का चाहे वो मसाला हो, चाहे सिल्क हो, चाहे कॉटन हो, कुछ भी हो, पूरा दुनिया में फेमस था। बात समझ में आ रही है, पूरे दुनिया में फेमस था। तो उसी में से हमारा एक क्या था, सिल्क था, जो कि पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोप के मार्केट में छा चुका था। किस तरीके से छाया था, देखिए बताते हैं। जब हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था तो वो लोग देखा कि भारत वाले लोग ना बड़ा अच्छा सिल्क का कपड़ा बनाते हैं, बड़ा अच्छा सिल्क का कपड़ा बनाते हैं। तो ये लोग क्या करने लगे, भारत के किसानों से सिल्क खरीदने लगे और जाके अपने देश यूरोप में उस सिल्क से कपड़े बना के बेचने लगे। कुछ अपने देश में ही बेचते थे और कुछ बना के हमारे भारत में लाते थे और यहाँ पे लाके बेचते थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही हमारे देश का सिल्क हो, चाहे कॉटन हो, चाहे मसाला हो, चाहे सोना चांदी हीरा मोती कुछ भी हो, पूरे दुनिया पे राज करता था, ठीक है, ये सब चीज हो रहा था। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड इन यूरोपियन मार्केट्स एंड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड रैपिडली। अब चूंकि डिमांड पूरी तरीके से एकदम छा गया है यूरोप में कि भाई हमको कपड़ा पहनना है तो इंडिया के सिल्क के बने हुए ही कपड़े हमको पहनने हैं। तो अब ये लोग क्या था, अंग्रेज लोग भारत से किसानों से सस्ते दामों में वो कॉटन हो गया चाहे वो सिल्क हो गया खरीदता था और जाके अपने देश यूरोप में उसको बना के महंगे दामों में बेचता था, ठीक है। तो ये सब चीज लगातार हमारा चल रहा था। अब चूंकि आदिवासी लोगों से भी ये लोग खरीद रहा था, तो क्या हमारा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब हम लोग जो भेज रहे थे यहाँ से सिल्क और कॉटन, वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मतलब कि ये हो गया कि यूरोपियन मार्केट में, यानी कि यूरोप हमारा क्या कंटिनेंट है और यूरोप में अलग अलग कंट्री है, तो वहाँ पे जैसे जैसे सिल्क के कपड़े का डिमांड, कॉटन के कपड़े का डिमांड बढ़ने लगा, वैसे वैसे हम लोग ज़्यादा बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट करने लगे, मतलब कि यूरोप भेजने लगे, ठीक है। और हम लोगों को पैसा मिलता था बदले में, हाँ कम ही पैसा मिले लेकिन पैसा मिलता था।
ठीक है। तो ये सब चीज उस समय पे हो रहा था। ड्यू टू दिस ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राइड टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सिल्क इन यूरोपियन मार्केट्स। तो यूरोप में तो पहले से ही डिमांड एकदम छा चुका था सिल्क का कि हमको कपड़ा पहनना है तो सिल्क का ही पहनना है। तो इस चीज को बढ़ावा और अंग्रेज देने लगा भारत में। भारत में अंग्रेज लोग कहने लगे हमारे लोगों को, इंडियन लोगों को, कि जितना से जितना ज्यादा हो सके उतना तुम सिल्क बनाओ। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए अच्छा, वो क्यों कहते थे? क्योंकि उनको सस्ते दामों में खरीदा जा सके और जाके यूरोप में उसको बना के, कपड़े बना के बेचा जा सके। ठीक है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यदि हमको प्रॉफिट कमाना है तो भारत के किसानों को इनकरेज करना पड़ेगा कि तुम ज्यादा से ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करो और हमको सस्ते दामों में बेच दो। ठीक है। तो ये सब चीज उस समय पे हो रहा था। उसके बाद हजारीबाग कहाँ पे है? झारखंड में है। हजारीबाग वॉज एन एरिया वेयर द संथाल्स रियर्ड कुक्कुन्स। अब देखिए सिल्क हमारा कहाँ से निकलता है? कुक्कुन से ही निकलता है, हालांकि सिल्क वॉर्म से निकलता है। ठीक है। तो इसमें झारखंड में खास जगह है हजारीबाग, वहाँ के संथाल लोग, संथाल कौन? आदिवासी लोगों का एक ग्रुप। ठीक है। तो वो लोग ज्यादा बड़े लेवल पे कुक्कुन को वो लोग एक तरीके से पालते थे, वहीं से वो लोग सिल्क को निकालते थे। उसके बाद द ट्रेडर्स सेंट देयर एजेंट्स टू गिव लोन्स टू द संथाल्स एंड एजेंट्स कलेक्टेड द कुक्कुन्स। तो जो ट्रेडर्स था, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मालिक था, वो खुद नहीं आता था इन लोगों के पास, संथाल लोगों के पास, वो अपने एक एजेंट को भेजता था। एजेंट को भेजता था कि भाई तुम जाओ उन लोगों के पास, कुछ पैसा ले लो, यदि उन लोगों को कुछ पैसे का जरूरत होगा तो पैसा उन लोगों को दे देना और बदले में उनसे क्या ले लेना? सिल्क ले लेना। ठीक है। सिल्क वर्म, मतलब कि सिल्क वर्म जो बना के देगा हमको, सिल्क यानी कि सिल्क वर्म से ही तो हमारा सिल्क बनता है, तो उससे जो भी हम लोगों को सिल्क मिलेगा वो तुम लेके आ जाना। वो खुद नहीं आता था, वो अपने एक एजेंट को भेजता था कि पैसा ले लो, उसको जाके दे देना, कुछ जरूरत होगा तो अपना वो लोग कर लेगा। ठीक है। लेकिन बदले में सिल्क लेते आना। उसके बाद द संथाल्स वेयर पेड ₹3 to 4 for 1,000 कुक्कुन्स। कुक्कुन्स का मतलब वो कॉटन बॉल जैसा, मतलब कि एक गुच्छा आप कह सकते हैं, गुच्छा नहीं कह सकते हैं इसको। जैसे एक रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला तो थोड़ा सा छोटा भी होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा रसगुल्ला, उतना बड़ा एक कुक्कुन होता है, मतलब कि वो एक रुई के जैसा होता है, गोल रुई, है ना। तो उस समय पे देखो 3 से 4 रुपया उनको मिलता था, एकदम हजारों हजार कुक्कुन के बदले में। उस समय पे जमाना बहुत ही सस्ता था। ठीक है। फिर भी रुपया में बात हो रहा है तो फिर भी बहुत बड़ा बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन लोगों को, संथाल लोगों को अपने कुक्कुन के बदले में 3 से 4 रुपया मिल जाता था। आगे, दीज कुक्कुन्स वेयर देन एक्सपोर्टेड टू बडवन और गया, वेयर दीज कुक्कुन्स वेयर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। सोचो, उन लोगों से खरीद के 3-4 रुपया में जाके महंगे दामों में ये लोग बेचता था। कहाँ पे? बुडवन या फिर गया में। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये भी हो गया कि पहले गया का नाम बुडवन रहा होगा। ठीक है। और लिखा हुआ है, और का मतलब यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग खरीदते तो थे 3 से 4 रुपया में, लेकिन एकदम महंगे दामों में जाके बेचते थे, कम से कम 5 गुना ज्यादा। मतलब मान लीजिए यदि उन्होंने 3 रुपये में खरीदा है तो 15 रुपया में जाके उसको बेचेगा। सोचो कितना प्रॉफिट है ना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। द मिडिल मैन made huge profits because they arranged deals between the exporters and the संथाल्स। वो कौन मिडिल लोग? वही एजेंट लोग, जिसको कि ट्रेडर्स भेजता था कि जाओ उसको पैसा दे देना और बदले में कुक्कुन यानी कि सिल्क ले लेना। तो वो लोग क्या करता था? वो लोग ना, मतलब कि मान लो कि ट्रेडर ने उनको दिया कि भाई तुम लो 3 रुपया और 3 रुपया में जाके उनसे खरीद लेना, लेकिन मिडिल मैन गया, उसके साथ नेगोशिएट किया, मोल मोलैया किया कि भाई नहीं 2 रुपये में दे दो, है ना। तो 2 रुपये में उसको दे दिया, उसके पास क्या बच गया? 1 रुपया बच गया। तो वो जाके अपने मालिक को बोलेगा कि मालिक हमने 3 रुपये में खरीद के लेके आया है। तो इसमें प्रॉफिट किसका हो गया? बीच में एजेंट का, यानी कि मिडिल मैन का प्रॉफिट हो गया। तो वो लोग भी इसमें बहुत ही हाथ मारता था। वो लोग सोचता था कि काहे ना 2 रुपया हम भी कमा ले भाई, है ना। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा इसमें प्रॉफिट कमा रहा था एक्सपोर्टर्स एंड दी संथाल्स के बीच में, मतलब कि जो खरीद रहा था मेन मालिक उसके बीच में, और आदिवासी लोगों के बीच में जो एक आदमी था खरीद बिक्री करने के लिए, वो था हमारा एजेंट यानी कि मिडिल मैन। तो वो लोग भी प्रॉफिट कमा लेता था। उसके बाद दी संथाल्स अर्न वेरी लिटिल। देखो मतलब ये हुआ ना कि जो खुद सिल्क को बना रहा है उसको बहुत कम पैसा मिल रहा है, बल्कि जो खरीद रहा है उसको ज्यादा मिल जा रहा है। क्यों?
क्योंकि वो महंगे दामों में जाके बेच दे रहा है। ठीक है, तो संथाल लोगों को बहुत ही कम पैसा मिल पाता था। ड्यू टू दिस ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड द ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। तो यहाँ पे अब आदिवासी लोग क्या देख रहे हैं, आदिवासी लोग ये देख रहे हैं कि भाई बना तो रहे हैं हम कॉटन, बल्कि हमसे कम दाम में खरीद के ज़्यादा दाम में वो बेच दे रहा है, तो प्रॉफिट तो हमको हो ही नहीं रहा है। तो इस वजह से उन्होंने मार्केट को, जहाँ पे वो बेचता था सामान को महंगे दामों में जाके, उस मार्केट को और उस ट्रेडर को जो कि उससे सामान खरीदता था, उन दोनों को ये क्या समझने लगा, अपना दुश्मन समझने लगा। क्यों समझ रहा था दुश्मन? इसलिए समझ रहा था क्योंकि जिस मार्केट में ये बेच रहा है वहाँ पे महंगा बिक रहा है, दूसरा बात ये कम दामों में हमसे खरीद ले रहा है ना। और मान लो यदि नहीं भी बेच रहा है तो ये लोग डरा धमका के मार पीट के भी खरीद लेता था, कभी कभी तो लूटपाट भी कर लेता था। ये सब चीज़ तो अंग्रेजों के समय में कॉमन था। ठीक है, तो ये सब भी चीज़ होने लगा था। तो यहाँ से आपको ये मालूम चला कि अब जो हमारे संथाल लोग थे, यानी कि आदिवासी लोग जो थे, वो मार्केट और ट्रेडर्स दोनों को अपना दुश्मन समझने लगे थे, क्योंकि इनको उतना कुछ प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है द सर्च फॉर वर्क। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो अलग अलग समस्याओं के बारे में पढ़ा है ना। संथाल लोगों के साथ क्या समस्या था, ट्रेडर्स लोगों के साथ क्या समस्या था, बहुत अलग अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज का टॉपिक यानी कि इसी क्लास में कर लेते हैं हम लोग, द सर्च फॉर वर्क। इसमें क्या है, the tea plantations and mining became an important industry in the late 19th century। देखिए, जब हमारे देश में अंग्रेजों का कब्जा था, यानी कि बात हो रहा है 19th सेंचुरी का, उस समय पे टी प्लांटेशन मतलब कि चाय का खेती करना बहुत एकदम पॉपुलर हो चुका था, क्योंकि इंग्लैंड में ना कुछ ऐसे चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में था। जैसे कॉटन तो था ही, सिल्क तो था ही, इंडिगो भी था, उसी में हमारा एक ओपियम भी था। ओपियम मतलब नशीला पदार्थ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चरस, गांजा इसे कुछ कहते हैं। उसके बाद फिर ये हमारा चाय भी बहुत फेमस था, है ना। तो ये सब का सब चीज़ इंग्लैंड में या फिर पूरे यूरोप में आप कह लीजिए इतना फेमस था कि उन लोगों को यदि एक दिन ना मिले तो पगला जाए, इस प्रकार से था। तो भारत में चाय का खेती बहुत ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में था। ठीक है, और माइनिंग एक्टिविटी क्यों करता था मालूम है? क्योंकि हमारे देश में ना बहुत लंबे समय तक ज़मीनों के अंदर लोग कुछ ना कुछ खोद के अपना सोना चांदी जेवर जवरात ये सब रखते थे, है ना। तो जहाँ से जब एक जगह से लोग हट के चले गए तो अंग्रेजों को मालूम चलता था कि यहाँ पे कुछ है, तो इसको खोद के निकालो बाहर, है ना। तो वो उन लोगों ने खोद के बाहर निकाला। इसके साथ ही साथ माइनिंग और किस लिए किया जाता था मालूम है? कोयले के लिए, खास करके कोयले के लिए माइनिंग किया जाता था। तो टी प्लांटेशन हो गया, यानी कि चाय का खेती करना, कोयले का खदान खोदना, ये सब चीज़ 19th सेंचुरी में बड़ा ही कॉमन था। उस समय पे ये सब चीज़ चल रहा था। ट्राइबल पीपल वेयर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क इन द टी प्लांटेशंस ऑफ असम एंड इन द कोल माइंस ऑफ झारखंड। वही बात है, कोयले का हमने बात किया यहाँ पे। तो अब चूंकि भाई चाय का खेती भी करना है, माइनिंग भी करना है, इसके लिए लेबर तो चाहिए। उस समय तो जेसीबी नहीं था ना, उस समय तो नहीं था, तो यहाँ पे लेबर तो चाहिए। तो लेबर के तौर पे अंग्रेजों ने किसको हायर किया? ट्राइबल लोगों को। कहा कि भाई चलो हमको चाय के खेती में तुम मदद कर देना, काम कर देना मेरा, और जो माइनिंग हमको करना है उसमें भी काम कर देना मेरा, है ना। तो प्लांटेशन यानी कि चाय का खेती सबसे ज़्यादा उस समय पे कहाँ पर होता था? असम में। और कोयले का खदान सबसे ज़्यादा उस समय पे कहाँ पे खोदा जाता था? झारखंड में। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद ट्राइबल पीपल वेयर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो, अंग्रेज लोग हो चाहे बहुत बड़ा बड़ा ही लोग हमारे भारत का उस समय का क्यों ना हो, वो लोग डायरेक्टली आदिवासी लोगों के पास नहीं जाते थे कहने के लिए कि तुम हमारे लिए काम करने के लिए चलो, नहीं कहते थे वो लोग। वो बीच में एक बिचौलिया रखता था, जिसको हम लोग एजेंट कह सकते हैं, या फिर हिंदी में बिचौलिया कह सकते हैं, या फिर मिडिल मैन भी कह सकते हैं। वो उन लोगों को रखता था कि भाई तुम इतना आदमी को लेके आओ हमारे लिए काम करने के लिए। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जाता था। Tribal people were paid very low wages and prevented them from returning home। अब उन लोगों को बुला तो लेता था काम करने के लिए चाय के खेती में और माइनिंग करने के लिए, लेकिन उनको पैसा बहुत ही कम दिया जाता था। साथ ही साथ उनको छुट्टी भी घर जाने के लिए नहीं मिलता था। जल्दी काम करो तो करो, घर नहीं जाना है, इस प्रकार का वहाँ पे चल रहा था। तो ये हो गया हमारा टॉपिक, दिस सर्च फॉर वर्क। तो यहाँ पे काम का सर्च कौन कर रहा है, यानी कि किसको काम का जरूरत है? यहाँ पे आदिवासी लोगों को काम का जरूरत है?
नहीं, जो काम करवाना चाह रहा है, जो चाय का खेती करवाना चाह रहा है या फिर जो माइनिंग करवाना चाह रहा है, उसको यहाँ पे लेबर का जरूरत है, यानी कि वो काम ढूंढ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग यहाँ पे समझ गए। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपने ये जाना कि 19वीं सेंचुरी में टी प्लांटेशन यानी कि चाय का खेती करना और माइनिंग एक्टिविटी करना बड़ा ही आम बात था। इसके लिए लेबर चाहिए, तो लेबर के तौर पे अंग्रेजों ने या फिर जो भी खेती करवाता था उन लोगों ने क्या देखा कि ट्राइबल लोग हमारे लिए काम कर सकता है। वो लोग काम तो करता था, अपना 100% देता तो था, लेकिन उसको समय पे पैसा नहीं मिलता था, साथ ही साथ घर आने का छुट्टी भी नहीं मिलता था। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अ क्लोजर लुक। अ क्लोजर लुक में बेसिकली हम लोग बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एकदम डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग। जल्दी मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।